ऑफिस से निकलकर रंजना उस शुक्रवार की शाम को करीब 6 बजे क्रेच पहुंची तो पाया कि उसका 5 वर्षीय बेटा आशीष तेज बुखार से तप रहा था। अपने फ्लैट पे जाने के बजाय वह उसे लेकर सीधे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमन के क्लिनिक पहुंची। वहां की भीड़ देखकर उसका मन खिन्न हो उठा। उसे एहसास हो गया कि 8 बजे से पहले घर नहीं पहुंच पाएगी। डॉक्टरों की जहां अब फिर कोरोना के बाद भीड़ बढ़ने लगी थी। कुछ देर बाद बेचैन आशीष उसकी गोद में छाती से लगकर सो गया। एक बार को उसका दिल किया कि अपनी माँ को फोन करके बुला ले, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाई। उनका लेक्चर सुनकर वह अपने मन की परेशानी बढ़ाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। रंजना की बड़ी बहन पूनम का फोन लगभग 7 बजे के करीब आया। आशीष के बीमार होने की बात सुनकर वह चिंतित हो उठी। बोली, तुम खाने की फिक्र न करना रंजना, मैं तुम माँ बेटे का खाना ले आऊंगी। पूनम की इस पेशकश को सुन रंजना ने राहत महसूस करी। डॉक्टर रमन ने आशीष को मौसमी बुखार बताया और सलाह दी। बुखार से जल्दी छुटकारा दिलाने के लिए आशीष को पूरा आराम कराओ और हल्का फुल्का खाना प्यार से खिलाती रहना। जरूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर लेना। और हाँ, एहतियातन को भी टेस्ट करा लो ताकि कोई शक न रहे कि मिष्ट यहाँ से दवाइयाँ लेकर फ्लैट पर पहुँचते पहुँचते उसे 8 बज ही गए। उसने पहले आशीष को दवा पिलाई, फिर उसे पलंग पर आराम से लिटाने के बाद अपने लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। अपने तेज सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए चाय के साथ दर्द निवारक गोली खाना चाहती थी। चाय उसने बना तो ली, पर उसे पूरी न पी सकी क्योंकि ढंग से पीना उसे नसीब नहीं हुआ। आशी ने उल्टी कर दी थी। जब तक उसने उसके कपड़े बदलवाए और फर्श साफ किया, तब तक चाय पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। उसे लगा कि वह अचानक रो पड़ेगी, लेकिन आंखों से आंसू बहे उससे पहले पूनम अपने पति सुरेश के साथ वहां आ पहुंची। तुम अब आशी के पास बैठो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, क्या तेज तरार स्वभाव वाली पूनम ने फौरन कमान संभाल ली और काम में जुट गई। करीब 10 मिनट बाद रंजना की माँ माला भी अपने बेटे राकेश और बहू आशा के साथ वहाँ आ गई। माला ने फौरन आशी को अपनी गोद में उठाकर छाती से लगाया तो अपनी नानी को देखकर खुश हो गया। आप रात को मेरे पास ही रुकना और मैं खाना भी आपके हाथ से ही खाऊंगा। दादी की तरह आप भी खाना खिलाते हुए मुझे अच्छी सी कहानी सुनाना। टिंडों की तरी वाली सब्जी के साथ साथ एक फुल्का खाकर आशीष अपनी नानी के बगल में सो गया। रंजना अपने भैया भाभी बहन व जीजा के साथ ड्राइंग रूम में आ बैठी। हमेशा की तरह राकेश और पूनम रंजना के ससुराल छोड़कर अकेले फ्लैट में रहने की बात को लेकर 10 मिनट के अंदर ही आपस में भिड़ गए। होने वाली इस बहस में सुरेश अपनी पत्नी का और आशा अपने पति का साथ दे रही थी। अपने सिर दर्द की तेजी से परेशान रंजना चाहती थी कि वे चारों चुप हो जाए, पर वह इन बड़ों को चुप करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा नहीं कर पाई। किसी भी तकरार को जरूरत से ज्यादा लंबा खींचना अच्छा नहीं होता है रंजना। तुम्हें अपना घर छोड़कर इस फ्लैट में आशी के साथ रहते हुए करीब करीब 2 महीने हो चुके हैं। तनिष तुझे बुला बुला कर थक गया है, अब तू समझदारी दिखा और वापस लौट जा। राकेश की रंजना को दी गई ऐसी सलाह को सुनते ही पूनम भड़क उठी। बेकार की सलाह देकर उसके सब किए कराए पर पानी मत फिरवाओ भैया। पूनम फौरन उससे उलझने को तैयार हो गई। रंजना ने ससुराल के नर्क में वापस लौटने को अलग रहने का कदम नहीं उठाया था। रात दिन की टोका टोकी, रोज रोज का अपमान, अरे 7 साल बहुत लंबा समय होता है जो मन मार मार के जीने के लिए। अगर तनिष को अपनी पत्नी व बेटे का साथ रहना है तो उसे अब अलग होने का निर्णय लेना ही होगा। रंजना किसी कीमत पर वापस लौटने की मूर्खता नहीं दिखाएगी। तुमने ही इसे भड़का भड़का कर इसका दिमाग ना खराब किया होता तो आज यह अपने पति से जो दूर न रह रही होती। राकेश का स्वर शिकायती करवाहट से भर उठा। भैया पूनम पर गलत आरोप मत लगाइए। सुरेश ने फौरन अपनी पत्नी का पक्ष फौरन लिया। हम दोनों रंजना का साथ दे रहे हैं। अलग फ्लैट में रहने का फैसला उसका अपना है और देख लेना वह जल्द ही अपने मकसद को पा लेगी। तुम्हें लगता है कि तनिष दबाव में आकर अपने घर से अलग होने को तैयार हो जाएगा? बिल्कुल, अरे अपने बीवी बच्चों से दूर रहना आसान नहीं होता है। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ जीजा जी, आशा ने अपना मत व्यक्त किया। तनिष जीजा जी अपने घर वालों के साथ बड़ी मजबूती से जुड़े हुए हैं। उनकी छोटी बहन कुंवारी घर में बैठी है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक उनके अलग होने का सवाल ही नहीं उठता है। अपने घर वालों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को वह घर से अलग रहते हुए क्या पूरी तरह नहीं निभा सकता है? और क्या रंजना को खुश और सुखी रखना उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? पूनम के इस सवाल के जवाब में राकेश और आशा को खामोश रहना पड़ा। तनिष और रंजना के बीच बिगड़े रिश्ते के विभिन्न पहलुओं की चर्चा उन चारों के बीच चलती रही थी। रंजना ने कठिनाई से एक फुल्का खाया और अपने सिर दर्द से लड़ते हुए मजबूरन उन सबके बीच बैठी रही। रह रहकर उसका मन अतीत की यादों में घूम आता था। इन सब लोगों के बीच चल रही बहस में उसकी ज्यादा रुचि नहीं थी, क्योंकि वह इनकी दलीलें पहले भी कई बार सुनकर पक चुकी थी।
जब वे चारों घंटे भर बाद भी चुप होने को तैयार नहीं हुए तो हार कर रंजना ने थके स्वर में हस्तक्षेप किया। ससुराल छोड़कर जहाँ अलग रहने का मेरा फैसला गलत था या ठीक, इस विषय पर अब बहस करने का क्या फायदा है। किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भविष्य में मेरे इस कदम के कारण जो भी नतीजा निकलेगा उसके जिम्मेदार मैं सिर्फ खुद को मानूंगी, किसी और को नहीं। तू अकेली नहीं है, हम तेरे साथ है। उसका कंधा हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में दबाकर पूनम अपने घर को जाने को उठ खड़ी हुई। तनीष को आशीष की बीमारी की खबर कर देना और ऐसी सलाह देकर राकेश भी जाने को उठ खड़ा हुआ। माँ को सुबह यहाँ छोड़ जाना, मेरे ऑफिस में क्लोजिंग चल रही है, कल शनिवार को भी मुझे ऑफिस जाना है। रंजना की इस बात को सुनकर राकेश के माथे पर बल पड़ गए। कल तो आशा के मम्मी डैडी के जहाँ हमारा लंच है, माँ भी हमारे साथ जाएंगी, राकेश ने जानकारी दी। तो आशीष को मेरे पास छोड़ जाना, पूनम ने समस्या का समाधान बताया। नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। अगर कहीं कोविड हुआ तो बुखार मोहित और रोहित को भी पकड़ लेगा। मम्मी को ही आशा के घर जाना कैंसिल करके जहाँ रहने आना चाहिए। सुरेश ने कुछ ऐसे कठोर शुष्क लहजे में अपनी बात कही कि पूनम अपने पति की बात का आगे विरोध नहीं कर सकी। मैं तो रात को भी रुक जाती, पर न मैं अपनी दवाइयाँ लाई हूँ और न कहीं और मुझे ढंग से नींद आती है। आशीष का बुखार अब कम है, मेरे ख्याल से वह सुबह सोता रहेगा, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। माला भी अपने बहू बेटे के साथ लौट जाने को तैयार नजर आई। तब रंजना ने उन्हें रुक जाने को एक बार भी नहीं कहा। उन सबके जाने के बाद वह आशीष के पास उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। अपने बेटे के चेहरे को निहारते निहारते अचानक उसके सब्र का बांध टूट गया और वह सुबक सुबक कर रोने लगी। काफी देर तक बहे आंसू उसे अंदर तक खाली कर गए। खुद को बहुत थकी और निढाल सा महसूस करती हुई वह आशीष के बगल में लेटी और फिर कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसके मोबाइल पर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो चैन की सांस ली। वह जब 7 बजे के करीब उठी तो खुद को काफ़ी फिट महसूस कर रही थी। आशीष का बुखार कम देखकर भी उसने काफ़ी राहत महसूस करी। रंजना 8 बजे ऑफिस जाने को निकलती थी, पर उसकी माँ इस वक्त तक उसके घर नहीं पहुंची। उसके 2-3 बार फ़ोन करने के बाद फिर राकेश के साथ 9 बजे के करीब आई। देर से आने को लेकर रंजना अपने भाई और माँ से लड़ पड़ी। जवाब में माला ने तो नाराजगी भरी चुप्पी साध ली, पर राकेश ने उसे खरी खोटी सुना दी। अरे अगर आज छुट्टी के दिन घंटा भर देर से पहुंच जाएगी तो कोई मुसीबत का पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा तेरे ऑफिस पर। नौकरी करने वाली औरतों का दिमाग हमेशा खराब ही रहता है। तुम सब यह क्यों सोचती हो कि तुम्हारी नौकरी करना सब पर बहुत बड़ा एहसान है और अब हर आदमी को तुम्हारे आगे पीछे जी हजूरी करते हुए घूमना चाहिए। राकेश का ऐसा जवाब सुनकर रंजना को भी गुस्सा आ गया और फिर दोनों के बीच अच्छी खासी कहासुनी हो गई। रंजना ऑफिस घंटा भर देर से पहुंची तो उसे अपने बॉस से भी लेक्चर सुनने को मिला। ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, पर कुछ कामों के लिए खुद दफ्तर में मौजूद रहना होता है। उस वजह से काम का बोझ बहुत बढ़ जाने के कारण उसे अपनी परेशानियों पर ज़्यादा सोच विचार करने का वक्त तो नहीं मिला, लेकिन मन खिन्न ही बना रहा। दिन भर में वह 2 बार ही अपनी माँ से बातें करके आशीष का हाल पूछ पाई। उसका बुखार दवाइयों के कारण ज़्यादा नहीं बढ़ा था। आशीष से उसकी बात नहीं हुई क्योंकि वह दोनों बार सो रहा था। लंच में उसके मोबाइल पर तनीष का फ़ोन आया। जब से वह अलग फ्लैट में रहने गई थी तब से उन दोनों के बीच बड़ा खिंचाव सा पैदा हो गया था। दोनों ने खुलकर एक दूसरे से दिल की बातें करना बंद सा कर दिया था। आशीष के बीमार पड़ने की बात सुनकर तनीष चिंतित हो उठा। उसकी फिक्र न करो, माँ मुझसे ज़्यादा अच्छे ढंग से उसका ध्यान रख रही है। रंजना ने यूं रूखा सा जवाब देकर आशीष की बीमारी की चर्चा को झटके से बंद कर दिया। चाहकर भी वह ऑफिस से जल्दी नहीं निकल पाई। शाम को 6 बजे जब वह घर पहुंची तो तनीष को आशी के साथ ड्राइंग रूम में खेलते देख मन ही मन चौंक पड़ी। तनीष ने तो इस फ्लैट में कभी कदम न रखने का प्रण कर रखा था। यहाँ अलग रहने के उसके फैसले से वह सख्त नाराज जो हुआ था। आशी उसे देखते ही उससे लिपट गया, फिर बड़े जोशीले अंदाज में अपने पापा द्वारा लाई रिमोट से चलने वाली कार उसे दिखाने लगा। माला 3 कप चाय बना लाई थी। सभी आपस में बातें न करके आशी से वार्तालाप कर रहे थे। उन तीनों के ध्यान का केंद्र बनकर आशी खूब हंस बोल रहा था। चाय पीने के बाद रंजना बेडरूम में कपड़े बदलने चली गई। नहा धोकर वह तरोताजा महसूस करती जब ड्राइंग रूम में लौटी तो तनीष विदा लेने को उठ खड़ा हुआ। पापा आप मत जाओ प्लीज। आशी अपने पापा के गले में बाहें डालकर रोआंसा सा हो उठा। मैं फिर आ जाऊंगा मेरे शेर, तुम टाइम से दवा खा लेना और मम्मी व नानी को तंग मत करना। तुम ठीक हो गए तो कल मैं तुम्हें बाजार घुमाने भी ले चलूंगा। आशी का माथा चूमकर तनीष ने उसे प्यार से समझाया, आप कुछ देर बाद चले जाना, मैं किचन का चक्कर लगाकर आती हूँ। रंजना के इस आग्रह में इतना आत्मविश्वास और अपनापन भरा था कि तनीष से कुछ कहते नहीं बना
और वह खामोशी से वापस सोफे पर बैठ गया। माला अपने घर से खाना बना लाने को तैयार थी, पर रंजना ने उन्हें मना कर दिया। वे अपनी बेटी के व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। रंजना का शांत गंभीर चेहरा उसके मनोभाव को पूरी कुशलता से छिपा रहा था। आज तनिष्क ठीक मूड में लग रहा है तो प्यार और शांति से उसे अलग घर में रहने को राजी करने की कोशिश दिल से करेगी तो वह जरूर मान जाएगा। बार बार इस सलाह को दोहराकर माला गाड़ी मंगाकर अपने घर 7 बजे के करीब पहुंच गई। आसी और तनिष्क एक दूसरे के साथ खेलने में मग्न थे। रंजना अधिकतर समय रसोई में रही। उसने सब्जी और रायता तैयार कर चपातियाँ बनाई और खाना मेज पर लगा दिया। उस दिन वह बड़े हल्के फुल्के अंदाज में तनिष्क से बोल रही थी। शिकवे शिकायतें एक बार भी उसकी जबान पर नहीं आई। तनिष्क भी कुछ देर बाद सहज हो गया। उसने अपनी छोटी बहन मंजू के रिश्ते की बात कहाँ कहाँ चल रही थी उसकी जानकारी रंजना को दी। दोनों ने अपने अपने ऑफिस से जुड़ी जानकारी का आदान प्रदान किया। दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ घटी घटनाओं की चर्चा करी। कुल मिलाकर उनके बीच लंबे समय के बाद 2 घंटे का समय बिना तकरार और झगड़े की बीता। भोजन हो जाने के बाद बर्तन समेटकर रंजना रसोई में चली गई। आशीष और तनिष्क फिर से कार के साथ खेलने लगे। दोनों इतने खुश थे कि उन्हें रंजना की अनुपस्थिति का 1.5 घंटे तक एहसास ही नहीं हुआ। तनिष्क के ऊंची आवाज़ में पुकारने पर रंजना शयन कक्ष से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। अब मैं चलता हूँ, 9 बज चुके हैं। आशी को गोद से उतारकर तनिष्क खड़ा हो गया। कोई जवाब न देकर रंजना वापस बेडरूम में चली गई तो तनिष्क की आंखों में हैरानी और उलझन के मिले जुले भाव उभर आए। रंजना एक बड़े सूटकेस को पहियों पर चलाती जब फौरन लौटी तो तनिष्क चौंक पड़ा। चलो, रंजना ने सूटकेस को मुख्य द्वार की तरफ धकेलना जारी रखा। तुम साथ चल रही हो? हाँ, रंजना का जवाब सुनकर आशी खुशी से तालियां बजाता अपने पिता की गोद में चढ़कर उछलने लगा। यूं अचानक मैं बहुत हैरान भी हूँ और बेहद खुश भी। तनिष्क ने प्यार से आशी का माथा चूम लिया। रंजना तनिष्क का हाथ अपने हाथों में लेकर भावुक लहजे में कहने लगी। अपना घर छोड़कर इस तरह लौट आने पर दोनों नहीं तीनों ही खुश थे। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।